Hello trainees, myself Firoz Khan, lecturer बायोलॉजी डाइट प्रतापगढ़। जैसे कि लास्ट लेक्चर में 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट से जैव विकास के बारे में बात हो रही थी, जो कि आपके साइंस में पहला टॉपिक है। वहाँ पर हम लोग बात किए थे कि जैव विकास क्या होता है और जैव विकास क्यों हुआ और जैव विकास के क्या क्या प्रमाण होते हैं। साथ साथ आपको ये भी आपसे बात किया था कि जैव विकास और जीवन की उत्पत्ति दो अलग अलग बातें हैं। जीवन की उत्पत्ति के अंदर आप पढ़ते हैं कि पहला जीव कैसे बना, और जैव विकास के अंतर्गत आप क्या बात करते हैं कि जो प्रथम जीव बन गया उससे विभिन्न जातियां कैसे बनी, इसी को आप जैव विकास कहते हैं। तो विभिन्न जातियां कैसे बनी, इसके रेफरेंस में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया। जो सबसे पहले इसके संबंध में मेनली आप बात करेंगे तो 3 मत हैं। एक लैमार्कवाद है, एक डार्विनवाद है, एक उत्परिवर्तनवाद है। लेकिन ये तीनों मत कहीं ना कहीं पूरी तरह से करेक्ट नहीं रहते, और इसी डार्विनवाद को थोड़ा सा परिवर्तित करके आधुनिक मत या मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लैमार्कवाद की। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पहले दोनों सिद्धांत के अंतर्गत कि उनके देने वाले कौन हैं। इधर लैमार्क ने इसको दिया, इसको डार्विन ने दिया। लैमार्कवाद की बात करते हैं तो लैमार्क ने जैव विकास कैसे हुआ इसको बताने के लिए अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजी। 1809 में फिलोसफिक जूलॉजिक नामक इन्होंने बुक लिखा। इस बुक में लैमार्क ने अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया, और जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि एक्चुअली नई जातियों का विकास इसलिए होता है क्योंकि वातावरणीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में जीव जिन अपने जिन अंगों का अधिक प्रयोग करता है वे अंग धीरे धीरे अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का प्रयोग नहीं करता धीरे धीरे वे अंग कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से जो कई पीढ़ियों के बाद एक जो जीव बनता है वो अपने पूर्वजों से काफ़ी अलग हो जाता है, और इस तरह से इतने अधिक अंतर हो जाते हैं कि उसे आप एक नई जाति कह सकते हैं। लैमार्क ने अपने सिद्धांत के सपोर्ट में प्रयोग के लिए जिराफ का उदाहरण दिया, और अनुप्रयोग के संबंध में उन्होंने सर्पों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिराफ जो कि अफ्रीका के हरे भरे मैदानों में रहता था प्रारंभ में, लेकिन जब वहाँ वातावरणीय परिस्थितियाँ बदली और जो अफ्रीका का सहारा मैदान है वो जब हरे मैदान के स्थान पर वहाँ मरुस्थल परिवर्तित हो गया तो भोजन की कमी हो गई, और जीव वहाँ पर जो जिराफ थे उसी भोजन को प्राप्त करने के लिए लगातार अपनी गर्दन को पेड़ की टहनियों तक पहुँचाने के लिए प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनमें अत्यंत काफ़ी लंबी गर्दन वाले जिराफ की जातियों का विकास हो गया। और इस तरह से ऐसी इतनी लंबी जाति की जिराफ का विकास हो गया कि अपने पूर्वजों से एकदम अलग हो गए, जिसे आप नई जाति कहती है। अब ऐसे ही उन्होंने अनुप्रयोग का उदाहरण दिया, लैमार्क ने सर्पों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इसे सभी सरीसृप होते हैं, सभी उनमें 4 पैर होते हैं, जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, ये सभी सरीसृप हैं। इनमें सभी में 4 पैर होते हैं। लेकिन आपका सांप होते हैं वो भी सरीसृप है, लेकिन उनमें पैर नहीं होते। इसका कारण उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो सांप होते हैं उनके पूर्वज जो थे वो चलने के स्थान पर रेंगने लगे, और इस तरह से पैरों का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे, और धीरे धीरे अनुप्रयोग की वजह से उनके पैर कमज़ोर हो गए और कई पीढ़ियों के बाद समाप्त हो गए। इस तरह से लैमार्क ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया इन एग्जाम्पल के साथ। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने लैमार्क के सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ किया, उनको जो है आलोचना किया कि नहीं, लैमार्कवाद पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा अगर अंगों के प्रयोग अनुप्रयोग से अगर कोई जीव नई जातियाँ बनती, जैसे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिया लोगों ने, उनके ओपोज करने वालों ने। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे होता तो पहलवान का बेटा पहलवान होना चाहिए, अगर बाप पहलवान हो गया तो उसके बेटे के अंदर वो लक्षण जाने चाहिए, क्योंकि वो उपार्जित लक्षण है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत नहीं होती। ऐसे ही अगर आदमी का देखिए तो आदमी जैसे होता है तो ज़्यादा पढ़ने के लिए अपनी आँखों का ज़्यादा प्रयोग करता है, तब तो आँखों को और अधिक मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा दिखाई देता है आपको कि वहाँ आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। जिस तरह से अंगों के प्रयोग से अंग विकसित हो जाता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता।
इस तरह से कई उनके विरोध में कई बातें हैं जिसकी वजह से लैमार्कवाद को गलत सिद्ध कर दिया गया। फिर लैमार्कवाद के देने के एग्जैक्टली 50 साल के बाद डार्विन ने एक अपना सिद्धांत दिया और उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखा, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक में डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का जो है कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि सभी जीव जातियों में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं क्या हुई कि जो एक ही जीव जाति के सदस्य होते हैं जो आपस में दिखने में विभिन्न प्रक्रियाओं में एक दूसरे से अलग रहते हैं, इसी जो अंतर होता है उनमें उन्हीं अंतर को आप विभिन्नताएं कहते हैं। तो ये तो बात सही है, विभिन्नताएं होती हैं। तो डार्विन ने क्या कहा कि सभी जीवों में विभिन्नताएं होती हैं और जब वातावरणीय परिस्थितियां बदलती हैं तो जिनके अंदर उपयुक्त विभिन्नताएं होती हैं वो अपने आप को उस वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं और जीवित रहते हैं, और जिनके अंदर उपयुक्त विभिन्नताएं नहीं होती वे अपने आप को उस बदले हुए वातावरण में अडॉप्ट नहीं कर पाते, अनुकूलित नहीं कर पाते, इसलिए वो समाप्त हो जाती है। और ये जो उपार्जित जो जीव जाति बचती है धीरे धीरे वही आपस में फिर बढ़कर एक नई जाति का निर्माण कर लेती है। इसीलिए इनके सिद्धांत को आप प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन या उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन डार्विन का सिद्धांत भी फिलहाल ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसको केवल हम कभी कभी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहते हैं, अपने समय की बहुत फेमस बुक हुई और कुछ समय तक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांतों को काफ़ी अधिक मान्यता दी। लेकिन कुछ सालों के बाद जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांत में कमियां निकाली। उन्होंने कहा कि डार्विन विभिन्नताओं पर इतना जोर दे रहे हैं कि विभिन्नताओं से ही नई जाति बन जाती है, लेकिन विभिन्नताएं आती क्यों हैं जब एक ही माता पिता से जो एक ही सभी संतानें उत्पन्न हो रही हैं तो उसमें कोई उपयुक्त कोई अनुपयुक्त कैसे हो जाता है। इन सब बातों का डार्विन कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दे पाए, तो इसलिए धीरे धीरे डार्विनवाद को गलत सिद्ध कर दिया गया। लेकिन एक बात और है कि आपको डार्विनवाद और लैमार्कवाद में एक कॉमन बात दिखेगी, दोनों ने ही जिराफ का उदाहरण दिया। लेकिन अंतर क्या है कि लैमार्क ने क्या कहा कि सभी जिराफ की जातियां प्रारंभ में छोटी गर्दन वाली थी और जब आवश्यकता हुई तो जब भोजन समाप्त हो गया ज़मीन का और पेड़ की टहनियों से भोजन प्राप्त करने के लिए वो अपनी गर्दन का अधिक प्रयोग करते थे। इसकी वजह से धीरे धीरे एक लंबी गर्दन वाली जिराफ की जाति का निर्माण हो गया। ये लैमार्क का कहना था। लेकिन डार्विन का कहना थोड़ा अलग है। इनका कहना था कि अफ्रीका के हरे मैदानों में जब मरुस्थलीय कंडीशन उत्पन्न हो गई, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, तो वहाँ पर पहले से ही छोटे गर्दन वाले और बड़े गर्दन वाले दो अलग अलग प्रकार की जिराफ की जातियाँ थीं। अब उस बदली हुई परिस्थिति में जो लंबी गर्दन वाले थे वो पेड़ की टहनियों वगैरह से तो भोजन प्राप्त कर लिए, लेकिन छोटी गर्दन वाले अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाए, यानी कि वो प्राकृतिक चयन में सफल नहीं हो पाए। इसलिए छोटी गर्दन वाले जिराफ समाप्त हो गए और केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ शेष रहे और उन्हीं से उनकी नई जाति का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में कई वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद को गलत कह दिया, कहा कि डार्विन पूरी जोर जो है इसी विभिन्नता पर दे रहे हैं, लेकिन विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, कहाँ से आती है, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला, इसलिए कोई सिद्धांत मान्य नहीं है। इसी बीच में एक सिद्धांत आया उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थियरी, जिसको आपके एक फेमस वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरीज ने दिया। उन्होंने कहा कि जो नई जातियां बनती हैं वो तो उत्परिवर्तन के कारण बनती हैं, म्यूटेशन के कारण बनती हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है कि किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने लगे, उसी को आप उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जो ह्यूगो डिवरीज थे, एक पौधा होता है ओइनोथेरा लैमार्किया नाम।
उन्होंने लैमार्कियाना नामक पौधे में देखा कि उसमें अलग अलग प्रकार रंग वाले पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हो गए, और इसका जब कारण उन्होंने उत्पन्न देखा तो देखा कि ये अचानक उत्पन्न हुआ और ये फिर लक्षण अस्थायी था कि उसी रंग वाले जो पुष्प वाले पौधे बने उनमें वो उस पुष्प वाले लक्षण बनते रहे, चलते रहे। इस तरह से उन्होंने कहा कि नई जातियों का निर्माण उत्परिवर्तन के कारण हो जाता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तनों के कारण हो जाता है। उत्परिवर्तनवाद को आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन पूरी तरह से इसे सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि उत्परिवर्तन का कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जीन में परिवर्तन होता है, आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन केवल उत्परिवर्तन से ही नई जातियाँ बनी, ये पूरी तरह से सही नहीं लगता, क्योंकि उस परिवर्तन को कोई निश्चित दिशा नहीं होती। और जैव विकास जब हम देखते हैं तो वहाँ एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। जैसे हम लोग जब इंट्रोडक्टरी चैप्टर में जैव विकास की बात करें तो वहाँ हम लोगों ने बात किया वर्गीकरण से प्रमाण, कि जब हम जीवों को वर्गीकरण करते हैं तो वहाँ लक्षणों के प्रकट होने का एक निश्चित क्रम आता है कि सरल से जटिल जीवों का क्रमिक विकास हुआ है। तो उत्परिवर्तन का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं, कभी लक्षण बढ़ भी जाएंगे, कभी घट भी जाएंगे, इसलिए वहाँ एक कोई तारतम्य या कोई क्रमबद्धता नहीं होती। इसलिए आप उत्परिवर्तन को नेचर का, प्रकृति का एक सत्य है, होता है उत्पर, लेकिन केवल इसी से नई जातियाँ बनी हैं, इसी से जैव विकास हुआ, इसको आप पूरी तरह से सही नहीं कह सकते हैं। फिर बाद में आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट जो दिया जाता है आधुनिक मत या मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसको आप कह सकते हैं किसी डार्विनवाद का परिवर्तित रूप है, जिसको बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा उनमें जो कमियां थी उसको सही करके उसको प्रस्तुत किया और बताया कि जो डार्विन उनके जो मेन प्रॉब्लम था जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उन्होंने विभिन्नताओं पे अधिक जोर दिया था, लेकिन विभिन्नताएं उत्पन्न क्यों होती इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला था। इस आधुनिक मत में जो विभिन्नताओं का कारण है उसको स्पष्ट किया गया कि सभी जीवों में विभिन्नताएं दो कारणों से उत्पन्न होती हैं। एक तो उत्परिवर्तन के कारण, जो ये पहले ही बात हुई अभी कि कभी कभी अचानक आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, इस कारण भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। साथ साथ एक रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया होती है जीन विनिमय, जीन रिकॉम्बिनेशन, जो कि आपके युग्मकों के निर्माण के समय गैमेट फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस डिवीजन जब होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस समय जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके बीच में खंडों का आदान प्रदान होता है। इस कारण एक नया गुणसूत्र का क्रम बन जाता है और जो जीव बनता है वो अपने पूर्वजों से कुछ न कुछ भिन्न रहता है। और जब विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं तो जिनके अंदर उपयुक्त विभिन्नताएं होती हैं वातावरण की आवश्यकता के अनुसार, वैसे उपयुक्त विभिन्नताओं वाले जीव आगे नेचर में उनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं, उन आपस में जरण करने लगते हैं, धीरे धीरे एक नई जाति का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से आधुनिक मत में डार्विनवाद को थोड़ा सा उनकी कमियों को एक्सप्लेन करके उसी को मॉडिफाइड रूप में दिया गया है। ओके, थैंक यू।